तो आज हम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलो गाइस, प्यारे बच्चों, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसको डिस्कस भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। अब देखिए, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आयनाइजेशन एनर्जी होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिसाइड करती है। अब एटम को कितना पावर है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का, ऐड करने का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देने का आयनाइजेशन एनर्जी, खींचने का जो पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक है। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, बहुत से वर्ड आप यूज कर सकते हो, एबिलिटी, पावर, टेंडेंसी, कुछ भी। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, दूसरी बात कि आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है, एटॉमिक रेडियस का यूनिट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी आगे पढ़ेंगे यूनिट होगा। इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि ये कंपैरिजन से होता है, दो एलिमेंट की रिलेटिव टेंडेंसी हम कंपेयर करते हैं किसको किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से इट हैज नो यूनिट, इट इज डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद पीरियाडिक टेबल में ऑन लिनस पॉलिंग स्केल, जो हमारे बुक में प्रिंट की गई है वो इस साइंटिस्ट की बनी हुई है, पॉलिंग स्केल, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सीजियम की क्या होती है? कम से कम। एंड सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल, एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल। पूरी पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की होगी और सबसे कम किसकी होगी? हीलियम, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या होंगे जिन पे ये डिपेंड करती है? फैक्टर्स में नंबर पहला वही एटॉमिक रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा फैक्टर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और तीसरा फैक्टर जो है वो आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इससे भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। फॉर एग्जांपल, अब मुंह बंद करे फिर, ठीक है। एटॉमिक रेडियस देखें, एक एटम छोटा है, एक एटम बड़ा है, एक और बड़ा है, एक और बड़ा है, ठीक है। अब अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो न्यूक्लियस होता है। वो क्या होता है? न्यूक्लियस। अब जितना न्यूक्लियस, ये जो बाहर किसी के साथ एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, और दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जितना नजदीक होगा तो न्यूक्लियस ही तो होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो जितना नजदीक होगा उतना उसको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब दूसरा फैक्टर ये है कि आप पीरियड में घूमते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जाती है। अब साइज तो वही रहेगी पर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ती जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पीरियड में साइज कम होती है, तो साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस यानी फिर इसका ग्रुप ट्रेंड क्या होगा कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो होगा पीरियड में होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का सिलसिला ये है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा एलिमेंट का, ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन लेने का, फिर खींचने का पावर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है कि क्लोरीन है +5 है, क्लोरीन +5 है, उसके बाद क्लोरीन +7 है, 5 है, 3 है और
+1 है और -1 है। क्लोरीन ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है कंपाउंड्स में। आप बताएं सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन लेने का पावर सबसे ज्यादा किसको होगा? किसमें होगा? ये वाला +7 वाला, ठीक है। तो +7 वाला जो होगा ये क्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप के अंदर क्या होगा? इन द सेम ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? टॉप टू बॉटम कम होगी कि बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? सॉरी क्यों कम होगी? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में डिक्रीज होगी ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उसके बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। पीरियड में क्या होगा? इन द सेम पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases from left to right in the same period. In the same period दो बातें हैं, क्या क्या होगा बेटा? ड्यू टू, कौन बताएगा? नंबर पहला डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटम का रेडियस क्या होगा? कम होगा। और वो क्यों कम होगा? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दोनों फैक्टर हैं जिसकी वजह से जब आप पीरियड में मूव करोगे, ठीक है, यानी आप लिथियम से बेरिलियम जाते हो, बोरान जाते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, इसको नोबल गैस इसको छोड़ दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सेकंड पीरियड में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाएगी कि डिक्रीज? इंक्रीज। और फिर जब इधर आओगे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, तो इसका 0.7 है, इसका पता नहीं क्या है, इसका क्या होगा? 4.0, ठीक है। इसका क्या होगा? 3.5, 3.0, 2.5, पता नहीं क्या है, इसका शायद 1.2 है, कुछ भी है, देखते हैं। तो इधर टेबल पे आते हैं जरा। 1.0 लिथियम, ठीक है। ग्रुप में देखें क्या हो रहा है? डिक्रीज हुई, सेम रही, फिर डिक्रीज हुई, ठीक है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको किसकी मिलेगी? सीजियम, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी? फ्लोरीन। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर आपको हमेशा तीसरे ग्रुप में इरेगुलरिटी दिखाई देगी। अब देखें क्या है, बजाय कम होने के गैलियम की बढ़ गई, डीकंट्रैक्शन अगर आपको याद हो एटॉमिक रेडियस में हमने पढ़ा था, ठीक है। इधर फिर जो है ऑलमोस्ट सेम रही, तो इधर क्या होता है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है। इस वजह से जो है 3 ग्रुप में आपको हर थर्मोडायनामिक जो भी प्रॉपर्टी आएगी उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी जरूर होगी, ठीक है। बाकियों में आपको मोर और लेस जो है आपको जो कॉमन ट्रेंड दिखाई देगा वो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होगी, और पीरियड में क्या होती जाएगी? इंक्रीज। देखिए 1.5, 1.5, 2, 2.5, 3.5। अच्छा अगर देखें तो बिल्कुल एक सिंपल सा सिनेरियो है कि 0.5 इंक्रीज होती जा रही है सेकेंड पीरियड में। 1 एग्जैक्टली 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5 सब में ऐसा नहीं है, पर सेकेंड पीरियड में एक कोइंसिडेंस है कि 0.5 का डिफरेंस है लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो इसी तरह से, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कल कि आयनाइजेशन एनर्जी में अगर किसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसमें वो सीन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में काम आता है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का रोल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने के वक्त और देने के वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, एक और वो लेता है तो 4 हो जाएंगे, तो 4 में वो अनस्टेबल हो जाएगा, 3 में स्टेबल है।
अगर वो देता है तो फिर 2 हो जाएंगे, अगेन वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऑलरेडी स्टेबल था, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल होता है। तो इधर अगर देखते हैं कोई बुक में का खास बात कोई लिखी है तो एक नजर इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A and 2A follows regular decreasing from top to bottom. Trend can be explained by the regular increase in atomic size. So the electron of 3 elements initially increase from boron, aluminum और गैलियम को आपको पता है कि उसमें डीकंस्ट्रक्शन आएगी, प्लूटोनियम, टेलोरियम, उसके बाद दिस रेगुलर इंक्रीज इन कैन बी प्योर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह। ठीक है, आ जाए भाई चौथे, पांचवें, छठे में द इलेक्ट्रॉन 4A 5A कह रहा कि रेगुलर ट्रेंड है, इसमें कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो कंडक्टिविटी से पहले हम दूसरा एक टॉपिक कर लेते हैं, एंड व्हाट इज दैट, हम करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमारे बुक में नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पहले डेफिनेशन करते हैं। देखिए अगेन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या जरूरी है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या उसका मेटालिक कैरेक्टर कितना है, जो कि डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, इनवर्सली होता है। इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, ये काम आती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि the amount of energy released or absorbed, अब यहां पे देखें दो चीजें हो सकती हैं कि जब कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद में ऐड करेगा, ठीक है, तो पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब कौन सी एक्सटेंट ज्यादा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है या ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, वो डिसाइड करेगा कि चेंज इन एनर्जी क्या होगी। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुई तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हुई तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो एंडोथर्मिक भी होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक्सो भी होता है, दोनों होता है। हमने आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखा था कि ऑलवेज वो क्या होती है, एंडो होती है। ठीक है, इसमें जब आप एलिमेंट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नेगेटिव होती है। ठीक है, सवाए जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं उनको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के, उसके बाद मैग्नीशियम को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के, बाकी सारों का क्या होता है, नेगेटिव होता है। पर पहला इलेक्ट्रॉन, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एवरी टाइम यू नीड एडिशनल एनर्जी। तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो एवरी टाइम यू नीड एनर्जी टू एंटर सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप सेकंड इलेक्ट्रॉन इंस्टॉल करने के लिए, ऐड करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो अगेन इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा यानी एटम का अपना नहीं है, बाहर से आ रहा है, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखें उसमें आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा था, कम एनर्जी दे रहे थे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, पॉजिटिव आयन बन रहा था। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव आयन बनेगा कि पॉजिटिव आयन, या एटम न्यूट्रल रहेगा, कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव आयन। ठीक है, गैसियस एटम टू प्रोड्यूस नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, ability of element to act as an oxidizing agent, ability of an atom to act as an oxidizing agent. What is an oxidizing agent guys? जो इलेक्ट्रॉन लेके दे, ले, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, के किसी एलिमेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद में ऐड कर सकता है,
अपना नेगेटिव आयन बना सकता है, किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि देखें यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, इट मींस कि जो चेंज इन एंथैल्पी होगा क्या होगा, एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी, ठीक है। दिस में बी एक्सो और एंडो, ठीक है। उसके बाद क्या, द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज मोस्टली क्या होता है, मोस्टली एक्सो होता है, वाइल एडिशन ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऐड करोगे, एडिशन ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। यानी एक से ज्यादा अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फिर क्या होगा, एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, फिर एक और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आया हुआ है वो भी अब क्या करेगा, उनसे पुराने इलेक्ट्रॉन से मिलकर उसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी। तो हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी देंगे तभी सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक होगा। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि भाई ये जो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोजूल पर मोल। पीरियोडिक टेबल में बात करें तो क्लोरीन हैज हाईएस्ट, नॉट फ्लोरीन, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल एंड सीजियम हैज लोएस्ट। अब थोड़ा अगर कंपैरिजन की बात करें तो ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की क्यों ज्यादा होती है। अब थोड़ा सा अगर आप फ्लोरीन के साइज को देखेंगे, ये फ्लोरीन है, छोटा सा एटम है फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद 3 लोन पेयर होते हैं, 3 क्या होते हैं, लोन पेयर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो भाई एटम हो गया। अब ये 3 लोन पेयर जो हैं छोटी साइज की वजह से एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं। इसकी कंपैरिजन में क्लोरीन का भी यही हाल है, पर थोड़ी साइज बड़ी है उसकी, तो ये जो लोन पेयर होंगे एक दूसरे से थोड़े स्लाइटली दूर होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के अंदर ये लोन पेयर थोड़े दूर होते हैं, फ्लोरीन में ये क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपल्शन की जितनी एक्सटेंट ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी जो है आपकी जो ये एनर्जी रिलीज होनी है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती है। अब फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पर ये जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव फोर्स है उस एनर्जी को क्या करेगी, उसकी एक्सटेंट को कम कर देगी। तो क्लोरीन में जो है थोड़े से दूर हैं, तो क्लोरीन का वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होता है, -349, -349 क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स वही हैं, नंबर 1 है एटॉमिक रेडियाई, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद नंबर 3 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 बाय 1। देखें ये आपका कोई भी ग्रुप है, ग्रुप में साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। डोंट फॉरगेट, अगेन आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। भाई ये इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया एक्स्ट्रा, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, ठीक है, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया। सबसे ज्यादा फोर्स से कौन अट्रैक्ट करेगा। अब जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, उतना नेगेटिव, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, क्या कहते हैं, मोर ऑक्सीडाइजिंग, जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो। कौन सा वैल्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो। तो नेगेटिव वैल्यू किसका ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये लिथियम है,
ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबीडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रेंशियम है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका होगा? इसका होगा, नेगेटिव। अगेन जब आप इधर से आते हो, लिथियम से किधर आते हो भाई? आप लिथियम से आए बेरिलियम, बेरिलियम से आए बोरान, बोरान से आए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्या आ गया? नियान, ऊपर क्या हो गया? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ठीक है, अब ये वो एलिमेंट हैं जो रेड में आ रहे हैं, इनका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इनके पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। इनके क्या होंगे? क्यों होंगे? इसकी s ऑर्बिटल पूरी है, NH2। इसमें क्या है? p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। इसमें क्या है? s भी पूरी है और p भी पूरी है। तो ये ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से ये इलेक्ट्रॉन लेना भी पसंद नहीं करते, देना भी पसंद नहीं करते। इस वजह से आपने नोट किया होगा कि इन्हीं की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी, इन्हीं की आयनाइजेशन एनर्जी। और ये इफेक्ट किस में होता है? पीरियड में होता है। किस में होता है? पीरियड में। ग्रुप में नहीं होता। ग्रुप में जब सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। तो पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, पीरियड में। तो पीरियड में इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसका नेगेटिव वैल्यू होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इनके सब के क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है आपको उस दिन हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फैमिली को चेल्कोजेंस कहते हैं। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना भी पसंद नहीं करता, देना भी पसंद नहीं करता। तो इसी वजह से इसके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। अगर बनाते हैं देखो हाई एनर्जी पे कंपाउंड बनेंगे तो स्टेबल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि फिर उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये सिस्टम काम करता है। तो एटॉमिक रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डायरेक्टली ये पीरियड में काम करेगा, ये ग्रुप में काम करता है, ये जो है आपकी कहां काम करेगा? पीरियड में। ठीक है, तो इसी तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो इसके साथ दो और चीजें जो है घुसाई हुई हैं, उसको भी हम कर लेते हैं इधर ही, कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इससे पहले हम उसको भी देख लेते हैं फिर कोवेलेंट रेडियस को। पर चलें पहले अभी इसको देखते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है छोकरों? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? दो एलिमेंट हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, दो एलिमेंट में आपस में बॉन्ड बना है। ठीक है, मान लें कि आपके पास भी दो, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब बॉन्ड बनता कैसे है? जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो दोनों फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। ठीक है, पर बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो। तो दो एटम खुद को एक फिक्स डिस्टेंस आता है जहां पे अरेंज करते हैं। ठीक है, किस जगह पे अरेंज करते हैं? वेयर देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम, वेयर देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम। अगर उससे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे या डिस्टेंस कम करोगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होती जाएगी। ठीक है, तो एक एवरेज, क्योंकि अब ये डिस्टेंस भी फिक्स नहीं होता था, कि एवरेज डिस्टेंस जो है हम लेते हैं कि दो एटम जब बॉन्डेड होते हैं तो एवरेज उनके न्यूक्लियस में डिस्टेंस क्या होता है? इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? सो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। ठीक है, सो द लेंथ बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं
उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड, जरूर लिखें, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, कोवेलेंट कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। आयनिक कंपाउंड तो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स में है। अब हमने क्या करना है कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेना है। कैसे पता चलेगा, एक्सरे डायसेक्शन मेथड से पता चलता है। एटम की साइज बहुत बड़ी होती है, एम्प्टी होता है ज्यादातर, जो शेल्स वाला रीजन है, ऑर्बिटल्स वाला, तो एक्सरेज वहां से गुजर जाते हैं। दो न्यूक्लियस के बैक साइड पे क्या बनते हैं, शेडोज बनते हैं। तो दोनों की मिड पॉइंट लेंगे तो हमें दो एटम का डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो है क्या कि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर लोकेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो अनसर्टेन होती है ड्यू टू वेव कैरेक्टर, तो ये इजी होता है कि हम क्या करें कि न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस लें। तो उस न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस आएगा उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि सर्टेन बैलेंस अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंस बॉन्डेड एटम्स आर ऑलवेज इन वाइब्रेशनल मोशन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, प्रिसाइज बॉन्ड लेंथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हेंस वी टेक एवरेज बॉन्ड लेंथ। में तो मैंने आपको बताया कि एटम्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है कभी भी एक नहीं होता, फिक्स नहीं होता। तो भाई मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, बीच में कितने हैं, कुछ डिस्टेंस लेके उनकी एवरेज निकाली जाती है, तो वो बुक में पब्लिश होती है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ये है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड टेक्निक जो है, बॉन्ड लेंथ क्योंकि बहुत छोटे होते हैं एटम, तो यूनिट क्या यूज करेंगे, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा होता है, 1 मीटर का 10⁻⁻10 पार्ट होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड व्हिच डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब देखें क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को क्या करें, बॉन्ड लेंथ, बीच में क्या इलेक्ट्रॉन। अब जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो ज्यादा कब होगी, जब बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो जितना बॉन्ड लेंथ कम होगी कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कोवेलेंट बॉन्ड वीक होगा। तो भाई छोटे एटम्स हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। छोटे एटम की साइज छोटी है, बड़े एटम की साइज बड़ी है, तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस फासला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो छोटे एटम का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बड़े एटम का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। फिर दोबारा अगर आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एलिमेंट जो हैं एक भी बना सकते हैं, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल भी। अब जितने न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। न्यूक्लियस तो फिक्स है पर बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अपोजिट चार्जेस बढ़ रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ना चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जितना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। सॉरी, सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड और डबल इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल, क्योंकि डबल में आपको दो बॉन्ड तोड़ने हैं, सिंगल में आपको एक ही बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो फिर डबल बॉन्ड वाला ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक कमजोर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। तो हम रिएक्टिविटी की बात नहीं करें, ओवरऑल आपको दो बॉन्ड तोड़ने, आपको एक बॉन्ड तोड़ना है, तो एक बॉन्ड क्या होगा, जल्दी टूटेगा, ठीक है। और डबल और ट्रिपल को कंपेयर करें तो फिर ट्रिपल, फिर क्या होगा, ट्रिपल। जी बाबा, न्यूक्लियस किसको, बीच में इलेक्ट्रॉन है ना, बीच में इलेक्ट्रॉन है तो उस दोनों न्यूक्लियस किसको फेस करें, दोनों इलेक्ट्रॉन को करें, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन ना होते तो फिर जरूर एक दूसरे को रिपेल करते। होती है रिपल्सिव फोर्सेस, है कि नहीं होती। जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आप दो एटम्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों फोर्सेज ऑपरेट करती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक एटम के, फिर इलेक्ट्रॉन एक एटम के, न्यूक्लियस दूसरे का, क्योंकि अब दोनों नजदीक आ रहे हैं ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, ठीक है। फिर रिपल्सिव फोर्स भी होती है, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, फिर रिपल्सिव फोर्स होती है, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस। पर बॉन्ड जब बन जाता है तो बॉन्ड उस स्टेज पे ही बनता है, उस डिस्टेंस पे बनता है where there is maximum attractive force, where there is maximum। तो ऑलमोस्ट ये जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स नहीं होता,
ऑलमोस्ट फिक्स कह सकते हैं, यानी थोड़ा फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी बाबा कुछ पूछना है? तो आगे क्या चीज है कि बांड लेंथ जो है बांड के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है हमें। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो बांड लेंथ पे डिपेंड असरअंदाज होते हैं? नंबर पहला है बांड आर्डर। बांड आर्डर क्या होता है? बांड आर्डर शायद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद हो। बांड आर्डर का मतलब है कि दो एलिमेंट कितने बांड बना रहे हैं आपस में, या उसमें कितने बांड हैं। ठीक है, चल भाई, कि आपके पास दो एलिमेंट हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास सिंगल बांड है, डबल बांड है, ट्रिपल बांड है। ठीक है, इसका बांड आर्डर 1 2 3, कोई भी एलिमेंट कितने बांड बना रहा है। अब जितने वो दो फैक्टर है, एक बांड आर्डर है और दूसरा बांड पोलैरिटी। ठीक है, तो पोलर बांड में क्या होता है? चार्जेस होती हैं। ठीक है, अब एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से होगी? बांड बना था उसकी वजह से। फिर बांड बनने की वजह से क्या हुआ कि कंपाउंड में चार्जेस लग गई। मान लें कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है जिसमें नो चार्जेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, जिसमें क्या है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो दो न्यूक्लियस है इनमें, इसकी कंपैरिजन में अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो दोनों में थोड़ा सा बांड लेंथ किसकी कम होनी चाहिए? अज्यूम करेंगे दोनों सेम एटम है, एक जगह पे वो पोलर बांड बनाते हैं, दूसरी जगह पे नॉन पोलर बनाते हैं। तो पोलर की जो बांड लेंथ होगी वो क्या होगी? कम होगा, और बांड क्या होगा? थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर बांड आर्डर है, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जितने बांड ज्यादा होंगे, जितने बांड ज्यादा होंगे, अब ज्यादा होंगे तो क्या हो रहा है? अब देखिए, ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये न्यूक्लियस है कार्बन का। अब दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बांड का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बांड का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी कार्बन है। ठीक है, ये भी क्या है? कार्बन है। इधर क्या है? दो पेयर हैं, यानी डबल बांड है। फिर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इधर क्या है भाई? तीन पेयर हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? अट्रैक्टिव फोर्स कहां पे ज्यादा हो? ए बी सी। अट्रैक्टिव फोर्स कहां पे ज्यादा होगी? सी में ज्यादा होगी। तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे कि दूर जाएंगे? तो बांड लेंथ क्या होगी? कम। तो जितना बांड आर्डर ज्यादा होगा, जितना बांड आर्डर ज्यादा होगा, बांड लेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब आपको शायद याद हो कि सिंगल बांड का डिस्टेंस कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना होता है? डबल का 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना? 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, तो 1.10 एंगस्ट्रॉम। अब नाइट्रोजन छोटा क्यों है? नाइट्रोजन का रेडियस छोटा होता है। कार्बन के बाद पीरियड में कार्बन है, कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। तो पीरियड में रेडियस क्या होता है? कम होता है। तो नाइट्रोजन थोड़ा छोटा होगा, उसका रेडियस जो आपकी जो बांड लेंथ है वो कार्बन से भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, चलें इसको सेव करते हैं और आते हैं किधर? इधर। आगे क्या चीज है? ये वैल्यूज दिए गए हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद बांड लेंथ का इंपैक्ट क्या होता है किस पे? बांड एनर्जी पे। आप देखें, बांड लेंथ जितनी कम होगी उतना बांड क्या होगा? मजबूत होगा। जरा गौर करें, अपनी प्यारी आंखों से देखें, सिंगल बांड का डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी कितनी है? 348। डबल बांड डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, एनर्जी देखें कितनी हो गई? 614। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बांड 839। उसके बाद क्लोरीन सिंगल बांड। ठीक है, अब देखें कि कार्बन का बांड जो है, कभी कभी ऐसे जहन में आता है कि भाई क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कार्बन कम है, पर कार्बन की बांड एनर्जी ज्यादा है, क्लोरीन की क्या है? कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का इस पे तो कोई असर ही नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टी साइज पे। कार्बन दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन तीसरे पीरियड का है, तो तीसरे पीरियड में क्या होगी? साइज ज्यादा होगी। तो साइज ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस वजह से कार्बन का बांड जो है वो देखें, सिंगल बांड 348, क्लोरीन वाला बांड 242। ऑक्सीजन का डबल बांड देखें, फिर क्या है? कम है। ठीक है, कार्बन के बांड की कितनी है? डबल बांड की स्ट्रेंथ 614। ऑक्सीजन के बांड की कम क्यों है? लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होंगे हर कार्बन पे क्या होते हैं? 2 लोन पेयर।
तो छोटे एटम हैं तो ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन फोर्स की वजह से ये जो निकलने वाली एनर्जी है, रिपल्सिव फोर्स क्या बढ़ाएगी, पॉजिटिव एनर्जी को। एनर्जी जब बॉन्ड बनता है एनर्जी कौन सी निकलती है, नेगेटिव। तो जितनी क्या कहते हैं रिपल्सिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो वो वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड इस वजह से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की देखें एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, एक तो नाइट्रोजन कार्बन से छोटा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर होता है, दूसरी बात छोटा और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन से इसके अंदर जो है न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी एनर्जी जो है नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता नहीं क्योंकि उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। अब आपकी बी फॉर बायो क्लास होगी। चले भाई, बाकी आगे करेंगे, कल करेंगे। इसको मैं सेव कर लूं। ये हो गया सेव। बेटो और